गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का विषय है संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, बल्कि ये कहें कि संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुसूचियाँ। ये प्रमुख का मतलब है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो भविष्य में पूछे जाएंगे उन्हीं को केंद्रित करके ये क्लास होगी। और इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले जिक्र आता है संविधान के भाग का। और हमको मालूम है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन अब ये भागों की संख्या भाग की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 25। इन 25 भागों में कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन से भाग एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो मेरा जो अनुभव है, लगभग मैं 23 वर्षों से कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ और इस दौरान मैंने सारे पेपर देखे हैं और उन सारे पेपर्स में जब भी इस पॉइंट पे भाग के ऊपर क्वेश्चन आया है तो वो इन्हीं में से आया है, इन्हीं जो विषय हैं इन पर आया है। चाहे वो पेपर यूपीएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के पीएससी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, व्यापम का हो, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है भाग के विषय पर कि कौन से भाग का विषय है तो वो इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट को पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका विस्तार है, इन सब को हम इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद फिर अनुसूचियों को देखेंगे। ठीक है, इसको शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करिए। कैसे कर सकते हैं मोटिवेट? तो बहुत सिंपल, बहुत आसान। बस आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार रोज़ बनाते रहें। हर विषय पे हमारे वीडियो रोज़ आते रहेंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन चारों पे हमारे वीडियो रोज़ आते रहेंगे। इसलिए आप क्या करिए, बेल आइकॉन को क्लिक भी करके रखिए ताकि रोज़ आने वाले उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल जाए। तो हम शुरू करें। सबसे पहले प्रमुख भाग की बात करें तो ये एग्ज़ाम में पूछे गए इन 20-22 सालों में लगभग यही पूछा गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है? तो सभी को मालूम है कि इसका भाग क्या है। हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल, उसका जिक्र बाजू में। ठीक है, तो हमको मालूम है कि नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 2। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक इनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, खूब वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में, या फिर इसको अगर थोड़ा सा परिवर्तित करके भविष्य में पूछेगा तो ये कह सकता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नहीं, बल्कि उसी को थोड़ा परिवर्तित करके किस भाग में दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो ऐसे परिवर्तित करके पूछ सकता है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों को देखें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, और इसकी व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा, 12 से लेकर आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इनकी व्याख्या की गई है। इसको भी परिवर्तित करके पूछेगा कैसे? जिनको पहले आर्टिकल के नाम पर पूछता था, अब उन्हीं को वो भाग के नाम पे पूछ सकता है। जैसे कह लें कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से, पहले आर्टिकल पूछता था, अब क्या कर सकता है, कौन से भाग में उल्लेखित है। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिया गया है। बाल श्रम पर प्रतिबंध कौन से भाग में उल्लेखित है। बात समझ में आ रही है? तो जिन चीज़ों को, जिन बातों को वो अनुच्छेद की तरह पूछते थे, अब उसी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके वो भाग के रूप में पूछ सकते हैं। तो इसको आप इसी तरह से याद करिएगा। और रही बात इनके अंतर्गत, इस भाग के अंतर्गत जो मेन आर्टिकल्स हैं वो कौन हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके पिछले वीडियो देखिएगा। मैं प्रमुख अनुच्छेद की वीडियो बना के रखा हूँ। देखिएगा, शुरू में 2 वीडियो संविधान की है, तो प्रमुख अनुच्छेद, मेन आर्टिकल्स उसमें बताए गए हैं।
ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बहरहाल हम इसके और भी देखें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है, तो याद रखिएगा 4 और भाग 4 में है, और कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख किया गया, विस्तार किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो ये कुछ भाग और अनुच्छेदों की व्याख्या, ठीक है, तो इनको आप अवश्य याद रखिए, बिल्कुल हूबहू याद कर सकते हैं, और इसके अंदर भी जाकर आप थोड़ा सा इसको परिवर्तित करके भी याद कर सकते हैं। जैसे मूल कर्तव्य कौन से भाग में, 4 का, कौन से आर्टिकल में, 51 का, तो इसको हूबहू आर्टिकल के नाम पे तो पूछा ही गया है, भाग के नाम पे भी पूछा गया है। इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके कैसे पूछ सकता है कि कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है? मूल कर्तव्य मतलब हमको मालूम है कि मूल कर्तव्य 42 अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, और 42 नंबर का अमेंडमेंट कौन से कमेटी की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह। तो इस तरह से कन्वर्ट करके भी पूछ सकता है। जैसे संघ का उल्लेख भाग 5 52 से लेकर 51, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा कैसे, राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से भाग में है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख कौन से भाग में है। अभी तक इन्हीं को अनुच्छेद के नाम पे पूछ रहे थे, अब इसी को थोड़ा सा परिवर्तित करके क्या करेंगे, वो भाग के नाम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संघ, राज्य क्षेत्र, पंचायत, नगरीय निकाय, ठीक है, और हम देखें संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, और हम देखें राजभाषा, आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन, तो ये कुछ प्रमुख भाग हैं। याद रखिएगा 7वां भाग, ये जो 7वां भाग है ये 1956 में 7वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7वां जो भाग था उसको निरसित या हटा दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें, और ये 1956 में। तो भी हम कहें भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं, 25, ठीक है। तो इन सबको आप अवश्य याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इन्हीं को लेकर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, भविष्य में, और थोड़ा सा परिवर्तित करके आप इसको अपने हिसाब से याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें क्या, संविधान की अनुसूचियाँ, प्रमुख अनुसूचियाँ। हम प्रमुख अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियाँ भाग देख चुके हैं। तो कुल मिला के जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वो अनुसूचियाँ अब बढ़ते कुल 12 हो चुकी हैं। तो ये कौन कौन सी अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई वगैरह सब देखेंगे ही, लेकिन याद रखिएगा अनुसूचियों में छांटने के लिए कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही? 12 अनुसूचियाँ आपको 12 की 12 याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, उसमें कुछ अंदर में जाके कुछ पूछता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बाकी अनुसूची का विषय आपको 12 का 12 याद रखना पड़ेगा, और उन अनुसूचियों में कुछ खास के बारे में जो पूछा जाता है उसका जिक्र होगा, ठीक है। पहली अनुसूची की हम बात करें, प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची का विषय क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब संघीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, मतलब कुल मिला के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित कितने हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची में किया गया है। बहुत सिंपल है, याद रहेगा हमेशा। द्वितीय अनुसूची हम देखें, द्वितीय अनुसूची का विषय क्या है, तो वेतन, भत्ता और पेंशन। भारत के जितने भी अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी, उनका वेतन, उनका भत्ता और उनकी पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है। बिल्कुल वो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो आप भी याद रखिएगा कि अनुसूची द्वितीय में ऐसा किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची का विषय है शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप, किसकी शपथ का, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछता है, जैसे खासकर राष्ट्रपति को पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अनुसूची तृतीय के अनुसार जो शपथ का प्रावधान किया गया है, किनके लिए शपथ का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा संसद के सदस्य,
संसद के जो भी सदस्य हैं वो उनकी शपथ का प्रावधान, कौन शपथ दिलाएगा, किसकी शपथ लेंगे, दुनिया भर की बातें। इसी प्रकार से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं जितने भी, उन सभी की शपथ का प्रारूप वो कौन से भाग में मिलेगा, कौन से अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में। इसी प्रकार से राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल में कौन, जो सदस्य हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो विधान परिषद का हो, उनके शपथ का प्रारूप इसी तृतीय अनुसूची में दिया गया है। इसी प्रकार से हम देखें राज्यों के मंत्रिपरिषद, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वैसे राज्यों की मंत्रिपरिषद, इनका भी जो शपथ का प्रावधान है, प्रारूप है, वो भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा देखें, इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप जो है वो इसी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से केंद्रीय अधिकारियों में हम देखें CAG, और भी केंद्रीय अधिकारी हैं संविधान के तहत, जो भी और केंद्रीय अधिकारी, वो सब CAG महत्वपूर्ण है इसलिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अच्छे से कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान तृतीय अनुसूची के तहत नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 के तहत सेपरेट रखा गया है। याद रहेगा सभी को, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किसकी शपथ जो है तृतीय अनुसूची के तहत नहीं होती, या जोड़े मिलाने को आता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो शपथ है वो तृतीय अनुसूची के तहत नहीं होकर किसके तहत होता है, आर्टिकल 60 भाग 5 संघ, इस विषय के अंतर्गत है। याद रहेगा सभी को। तो इनकी शपथ का उल्लेख जो है वो तृतीय अनुसूची का विषय है। चौथी अनुसूची हम देखें तो चौथी अनुसूची का विषय है राज्यसभा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें रखी जाएंगी, ये पूरा उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल टाइप का होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा हूबहू ऐसे पूछेगा। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची का विषय क्या है, अनुसूचित और जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित एवं जनजाति प्रशासन का उल्लेख किया गया है, लेकिन कौन से क्षेत्र का, याद रखिएगा क्षेत्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठवीं अनुसूची में भी जनजाति प्रशासन ही है, पांचवी में भी और छठवीं में भी। तो याद रखिएगा पांचवी के साथ साथ आप छठवीं को याद कर लेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। छठवीं अनुसूची का विषय क्या है, जनजाति प्रशासन, लेकिन कहाँ का जनजाति प्रशासन, तो छठवीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, लेकिन कहाँ की जनजातियों का प्रशासन, ये 4 राज्य का, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। बाकी जो राज्य हैं, इन चारों के अलावा जो बाकी राज्य हैं, उनकी जनजातियों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो 5वीं अनुसूची के तहत होता है। लेकिन इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, याद रखिएगा 6वीं अनुसूची, ये बहुत आता है, क्वेश्चन बहुत आता है, निम्न में से कौन से राज्य का के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन
6वीं अनुसूची के तहत होता है, या कौन से राज्य के जनजातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के तहत नहीं होता है। तो बात समझ में आ रही है। ये जरूर पूछता है इन 4 राज्यों का नाम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों का नाम बिल्कुल याद रखेगा कि ये 6वीं अनुसूची के तहत है, और बाकी सब क्षेत्र की जनजातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। ठीक है, 6वीं के बाद हम देखें 7वीं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कहने का मतलब ऐसे विषय बताए गए हैं जिनके ऊपर केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, या फिर राज्य की सरकार कानून बना सकती है, या फिर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। हमको मालूम है कि इस देश में नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? सरकारों को है। और सरकारें भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर किसी भी विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाने लग जाएं, एक बोलेगी पूर्व चलो, एक बोलेगी पश्चिम में चलो, तो ऐसे में देश का तो बट्टा बैठ जाएगा। ऐसी विवाद की स्थिति ना आए, इसलिए क्या किया गया है कि सारे विषयों को बहुत ही अच्छे से बांट दिया गया है। ठीक है, 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और हम देखते हैं कि अपनी अपनी सूची में अपनी अपनी सरकारों को कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। ये सूचियाँ भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है? तो याद रखिएगा, अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची में ये उल्लिखित है। ठीक है, तो हम देखते हैं संघ सूची, और संघ सूची का विषय हम देखें वर्तमान समय में कितनी है? तो याद रखिएगा 98। इसके अंतर्गत 98 सब्जेक्ट रखे गए हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। कहने का मतलब संसद में कानून का निर्माण होगा, देश की संसद में। ये कैसे विषय हैं? ये किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इतने महत्वपूर्ण कि कई विषय ऐसे भी हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। तो निश्चित है कि इस पर पूरा अधिकार केंद्र की सरकार को होना ही चाहिए। जैसे हम देखें, जैसे नागरिकता है, जैसे जनगणना है, जनगणना को एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, शेयर मार्केट है, बैंक है, इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारे विषय। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में कितनी संख्या है विषयों की? 98। ठीक है, दूसरी सूची है राज्य सूची, और राज्य सूची में विषयों की संख्या अभी है 59। ठीक है, और राज्य सूची में कैसे विषय रखे गए हैं? तो राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो किसी राज्य के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे उस राज्य की चिकित्सा व्यवस्था, उस राज्य की जेल की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था। यहाँ पर एक पुलिस से ज़्यादा एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आप भी याद रखिएगा कि रेलवे पुलिस किसके अधीन होती है, मतलब कौन सी सूची में है? तो याद रखिएगा रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषय में है, जबकि रेलवे कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। ठीक है, रेलवे संघ सूची का विषय है, और रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। यही कारण है कि इसको परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है। वैसे हम देखें जनगणना वो है संघ सूची का विषय, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो वो समवर्ती सूची का विषय। तो जहाँ पर इस प्रकार का थोड़ा सा मेल मिलावट है, तो वैसे विषयों को एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो बहरहाल याद रखिएगा राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है? 59। ठीक है, जैसे बता चुका हूँ, पुलिस है, पंचायत है, नगरीय निकाय है, अस्पताल है, ये सारे विषय जो हैं वो राज्य सूची के विषय हैं। इसमें रेलवे पुलिस को आप याद रखिएगा। तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा 52, 52 विषय इसमें हैं। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा केंद्र को भी दिया गया है, राज्य को भी दिया गया है। केंद्र में भी कानून बनाया जा सकता है और राज्य में भी कानून बनाया जा सकता है। लेकिन किंतु परंतु होने पर, मतलब अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून को लेकर किसी भी प्रकार का टकराव होता है, विवाद होता है, विरोधाभास होता है, तो ऐसी दशा में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून
प्रभावी होगा, मान्य होगा। ठीक है, और 52 विषय है और परीक्षाओं में जब भी पूछा गया है तो याद रखिएगा समवर्ती सूची के विषय को ही ज़्यादा पूछा गया है। अभी तक आप देखें तो आप देखेंगे समवर्ती सूची के विषय पर ही पूछा जाता है। अभी अभी बिहार पीएससी में पूछा है कि पशुओं की क्रूरता का प्रावधान, ये कौन सी सूची का विषय है, बिहार पीएससी में पूछा है। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में। वैसे हम देखें आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षा, इसी प्रकार से वन को लेकर छत्तीसगढ़ पीएससी में भी लास्ट ईयर ही पूछा है कि कौन से संविधान संशोधन से वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया। इसी प्रकार से यूपी के पीएससी में पूछा है कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन से संशोधन से शिफ्ट किया गया। तो ये समवर्ती सूची के विषय अक्सर पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। जैसे प्रमुख विषय में इकोनॉमिक प्लानिंग बताया, जनसंख्या नियंत्रण है, जैसे विवाह विषय है, विवाह विच्छेद मतलब तलाक वो भी इसी में है, गोद लेने की प्रथा वो भी इसी में है। तो ऐसे विषय समवर्ती सूची के आप थोड़ा ज़्यादा देखें, और जिनमें खासकर ऐसा लगता है कि नहीं ये तो राज्य का होगा, नहीं ये तो केंद्र का होगा, ऐसे विषयों को ही यहाँ ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीन सूचियों का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। और एक खास बात याद रखिएगा कि कोई ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उल्लेखित ही नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा नया विषय आ गया जो इन तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है, तो उसके संबंध में प्रावधान हमारे संविधान में साफ है कि ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं हैं उनको अवशिष्ट सूची में माना जाएगा, और अवशिष्ट सूची में मानकर उन पर पूरा अधिकार कानून बनाने का केंद्र की सरकार को होगा, और केंद्र सरकार को ही अधिकार होगा कि वो ये तय करेगी कि उसको इन तीनों सूचियों में से किस सूची में डाल दिया जाए। ये केंद्र सरकार या संसद की इच्छा है कि उस अवशिष्ट सूची के विषय को संघ सूची में रखे, या राज्य सूची में डाले, या फिर समवर्ती सूची में डाले। तो याद रखिएगा अवशिष्ट सूची भी प्रावधान की गई है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के बाद हम देखें 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची का विषय क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ था तो हम देखते हैं कि इस 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या थी 14, लेकिन 14 से बढ़कर अभी कितनी हो चुकी हैं, 22। तो हम देखें ये 14 से 22 भाषाएं जो बढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर 14 को 15 किया गया किस रूप में, सिंधी भाषा के रूप में। और सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 1967 में। ठीक है, और कौन से संशोधन में, 21वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 14 से 15, कब, 1967 में। तो यहाँ पे संशोधन को भी याद रखिएगा। फिर 15 से बढ़ाकर इनको 18 कर दिया गया। ये 3 नई भाषाएं कौन सी थी, तो वो थी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया, और अब भाषाओं की संख्या बढ़कर 15 से 18 हो गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिएगा ठीक है, 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया और इन 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। तो अब भाषाओं की संख्या 15 और 3 कितनी हो गई, 18। फिर बाद में क्या हुआ, 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी 4 नई भाषाएं, तो याद रखिएगा मैथिली, बोडो, 2004 में 92 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। 14 से 18 कैसी हुई, कब हुई, किस संशोधन से हुई, ये आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन को कठिन करने की कोशिश करते हैं, तो कठिन करने के लिए थोड़ा सा इन्हीं सब पे ध्यान जाता है।
अब वो सिंपल सा नहीं पूछेगा कि भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, बल्कि अब वो पूछेगा कि ये 3 भाषाओं को संविधान के तहत कब कौन से संशोधन से शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। ठीक है, तो आप इनको अवश्य याद रखिएगा। और हम देखें कि संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो हमारा संविधान यहीं समाप्त हो गया। 8 अनुसूचियाँ थी, यहीं आके समाप्त हो गई। बाद में क्या हुआ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो वो कब जोड़ा गया उसको देखें हम। 9वीं अनुसूची को हम देखें तो 9वीं अनुसूची जो है वो याद रखिएगा संविधान में संशोधन करके लाई गई। और इसके लिए संविधान में संशोधन कौन से नंबर का था, प्रथम संशोधन। ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए पड़ी। याद रखिएगा सभी को, कब किया गया, तो याद रखिएगा 1951 में 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के समय में जोड़ा गया, तो वो भी याद कर लीजिएगा यहीं पर कि इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। और ये 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, तो याद रखिएगा जब 9वीं अनुसूची को संविधान में रखा गया तो इसका उद्देश्य था कि इसमें ऐसे विषय रखे जाएंगे जिन विषयों को लेकर न्यायालय हस्तक्षेप ना कर सके, ऐसे विषय, ऐसे कानून जिनको लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, ऐसे विषय इसमें रखे जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों किया गया, इसलिए क्योंकि उस समय भूमि सुधार कानून लागू करना था, ज़मींदारी की प्रथा समाप्त करनी थी, चकबंदी की व्यवस्था करनी थी। उस समय मालूम होगा बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, लाखों लाखों एकड़ ज़मीन, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास ज़मीन ही नहीं। तो भूमि सुधार कानून बहुत जरूरी था उस समय, और उसके लिए ज़मींदारी प्रथा समाप्त करना बहुत अनिवार्य था। तो सरकार को लगा कि 9वीं अनुसूची क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, और उसमें ऐसे ही विषय डाले जाएँ। अभी हम देखें वर्तमान समय में इस अनुसूची में 282 अधिनियम हैं, 282 कानून, विधियाँ, अधिनियम कह सकते हैं 9वीं अनुसूची में हैं। लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त किया जा चुका है कि इस विषय पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस विषय में 2 केस हुए हैं, एक तो 1973 और इसमें एक केस था केशवानंद भारती को एल्हो वर्सेस तमिलनाडु। तो इन दोनों वाद में, केस में न्यायपालिका के द्वारा स्पष्ट राय दी गई कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, 9वीं अनुसूची के विषय पे न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। कब, जब न्यायालय को लगे कि संसद अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। कहने का मतलब यह है कि वो संविधान के मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रही है, या न्यायालय को लगे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी दशा में न्यायालय 9वीं अनुसूची के विषय में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये 2 केस याद रखेगा, 1973 का, 2007 का केशवानंद भारती और को एल हो, ये दोनों केस में न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है। तो बहरहाल याद रखेगा 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, ऐसे विषय जिन पर न्यायालय में आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, और वर्तमान समय में कुल कितने हैं, 282। ठीक है, अगला हम देखें 10वीं अनुसूची, और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून क्या हुआ, समय समय के बाद क्या हुआ, दल बदल की बड़ी समस्या आ गई। आप इस पार्टी से चुन के आए हैं सरकार बनाने के लिए, उस पार्टी में चले गए, तो इस प्रकार की समस्या ना आए, इस कारण दल बदल को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए संविधान में कौन से नंबर का संशोधन किया गया, 52वां संशोधन। और ये कब किया गया, तो याद रखिएगा ये कब किया गया, तो 1985। और इसी 52वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल विरोधी कानून को बनाया गया। इस कानून में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी से चुनाव जीत कर आता है तो वो इंडिविजुअल किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वो जाना चाहता है तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, फिर वो किसी भी पार्टी में जाए। लेकिन हाँ, अगर किसी दल के 1/3 लोग, 1/3 लोग एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो वो वैध होगा।
ठीक है। तो ये दल बदल कानून बनाया गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा और 10वीं अनुसूची क्रिएट की गई। याद रखिएगा इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये भी याद रखिएगा राजीव गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो 10वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री की देन है, राजीव गांधी। पहली अनुसूची किस प्रधानमंत्री की देन है, तो नेहरू जी। ये भी याद रखिएगा, ऐसी बातें भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है। हम देखें इस 10वीं अनुसूची में क्या हुआ कि फिर से संविधान संशोधन करके थोड़ा सुधारा गया और वो संशोधन था 91वां संविधान संशोधन। ये 2003 में किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में 91 नंबर का अमेंडमेंट, और इसके तहत दल बदल कानून को थोड़ा संशोधित किया गया। एक्चुअल में 90 नंबर का जो अमेंडमेंट है इसके तहत दो प्रावधान किए गए। एक तो दल बदल को बिल्कुल ख़त्म हो जाए समस्या, वो कोशिश की गई कि अब 1/3 नहीं बल्कि 2/3 किसी दल के 2/3 लोग किसी पार्टी में जाएंगे तो मान्य होगा। तो इसमें दल बदल काफ़ी कठिन हो गया है और यही कारण है कि इस प्रकार की शिकायतें आनी अब बंद हो गई हैं। दूसरा प्रावधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी 91 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, चाहे वो मंत्रिपरिषद केंद्र की हो या चाहे वो राज्य की हो, उसका आकार तय किया गया और ये कहा गया कि सदन की संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। मतलब अगर संसद की बात है तो, या फिर राज्य की विधान परिषद की बात है तो, अगर मान लीजिए सदन की संख्या 100 है तो 15 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक है। संसद में कितने हैं, 545 और 245, टोटल हो गया 790। तो 790 का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से राज्यों में, लेकिन कई राज्य क्या हैं बहुत छोटे हैं, जैसे गोवा 40 विधानसभा है, मणिपुर, सिक्किम, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, उनका 15% 5-6 के आसपास आएगा। तो ऐसे में क्या करें, तो उनको ये प्रावधान दिया गया कि 15% या फिर छोटे राज्य हैं तो 12 मंत्री, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये प्रावधान भी याद रखिएगा 91 नंबर के संविधान संशोधन से लाया गया। तो 91 नंबर का संविधान संशोधन दो चीज़ें हैं, एक तो दल बदल को सख्त किया गया और दूसरा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। तो ये बात हो रही किसके बारे में, 10वीं अनुसूची के बारे में। हम देखें 11वीं अनुसूची और पंचायती राज भारत में कौन से संविधान संशोधन से लाया गया, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये, तो वो भी याद रखिएगा कि ये हुआ था 1992 में, 1992। और इसके तहत हम देखते हैं इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो भी याद कर लीजिएगा। इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के समय में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची जोड़कर भारत में पंचायती राज स्थापित किया गया। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो वो भी बिल्कुल याद रखिएगा। टोटल विषय की संख्या कितनी है, 29 विषय हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने सारे विषय हैं, या भाग 9 पंचायत, ग्राम पंचायत, इसमें कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा कितने विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। तो ये 11वीं अनुसूची का प्रावधान। इसके बाद हम देखें 12वीं अनुसूची, कौन सा संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया, 74वां संशोधन। ठीक है। और कब किया गया, सेम टू सेम यही है 1992 में, 1992 में ही किया गया। 1992 में ही 73वां संशोधन, 1992 में 74वां संशोधन। और 12वीं अनुसूची का विषय क्या है, तो नगरीय निकाय, मतलब नगरों में स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह वगैरह, इनका उल्लेख। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण था, मतलब स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करना है, शक्तियों का विभाजन करना है, विकेंद्रीकरण करना है। तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतें, पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय, दोनों के दोनों 1992 में हुए। पंचायतें 73वें संशोधन के द्वारा और नगर निगम, नगरीय निकाय जो है वो 74वें संशोधन। हाँ, यहाँ पर भी विषय को याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कुल 18 विषय हैं। जैसे पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29, वैसे नगरीय निकाय में कितने हैं,
18 मतलब ग्राम पंचायतों के पास कितने सारी चीज़ें हैं, कितने विषय हैं? 29। नगरीय निकाय के पास कितने सारे सब्जेक्ट हैं? 18। तो ये 12 अनुसूचियाँ बिल्कुल आजकल ये इस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कब? मतलब सब्जेक्ट नहीं पूछ के, बल्कि अब थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश की जाती है। तो कठिन करते समय इन्हीं संशोधनों वगैरह को पूछा जाता है। ठीक है। संविधान की जो अगली क्लास होगी वो होगी प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर अगली वीडियो होगी। लेकिन वो कब होगी? वो कुछ दिनों बाद होगी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास का एक नया चैप्टर चालू करना है और कल की जो क्लास होगी वो होगी यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ। तो इतिहास के 1-2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद भूगोल के भी 1-2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, खासकर भारत के भूगोल के। फिर उसके बाद फिर संविधान का प्रस्तावना वगैरह की वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो लगातार बनाते रहें। सभी का धन्यवाद।